गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कल हम लोगों ने कल की क्लास में पॉलिटी में माउंटबेटन योजना पर बात की थी। आज हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर बात करेंगे। मित्रों, मेरा ये मानना है कि आप लोगों को क्लास काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी। थोड़ा मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी में बोलता हूँ पढ़ाते वक्त, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड है, ये आप भी जानते हैं, और जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म हो जाए ये मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम भी अब आने वाला होगा। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद एग्ज़ाम आने शुरू हो जाएंगे। तो यूपीएससी और पीएससी के एग्ज़ाम की डेट भी घोषित हो चुकी है। तो मित्रों, प्रयास ये करिए कि आप लोग वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए और एक एक शब्दों को नोट डाउन कर लिया कीजिए। और जो बच्चे नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाएं और शुरुआत से मैंने जो डिस्कस किया है वो अपना उसका नोट्स बनाते रहें, क्योंकि बिना नोट्स के काम नहीं होना है। बिना नोट्स के कोई काम नहीं होना है, इतना आप लोग जान लें। इसलिए नोट्स बनाते चलें। और 1947 के बाद आज जो टॉपिक ख़त्म होगा, अगर कल टाइम रहा तो मैं प्री के सारे क्वेश्चन भी लगभग लेके आऊँगा, और मेरा प्रयास यही है। तो मित्रों, आज का वीडियो देर न करते हुए शुरू करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना को कानूनी रूप देने के उद्देश्य से यह अधिनियम पारित किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स से, 16 जुलाई 1945 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से, 18 जुलाई 1945 से ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति। 3 डेट याद रखिए। 15 जुलाई को यह हाउस ऑफ कॉमन्स से पारित हुआ, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पारित हुआ, और 18 जुलाई 1945 को इस पर ब्रिटिश सम्राट ने अपनी स्वीकृति दे दी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को अपनी स्वीकृति दे दी। अब प्रावधान क्या थे, इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे, वो आप लोग लिखते चलें। नंबर 1, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन की स्थापना एवं ब्रिटिश सरकार उन्हें सत्ता सौंप देगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बंगाल व पंजाब में 2 प्रांत की विभाजन रेखा निश्चित करने हेतु आयोग के द्वारा एक सीमा निश्चित होगी। तीसरा पॉइंट है, दोनों डोमिनियंस को संविधान बनाने का पूर्ण अधिकार दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है, राष्ट्रमंडल का सदस्य रहने या त्यागने का अधिकार दिया जाएगा। राष्ट्रमंडल का सदस्य मतलब होता है कि ब्रिटेन ने जिन जिन देशों पर अपना आधिपत्य रखा है, अगर वो लोग चाहें तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता, मतलब उनके अंडर में रहना चाहें कि एक आधिपत्य के रूप में, चाहें तो रहें, और नहीं रहना चाहते हैं तो सदस्यता त्याग सकते हैं। आपको पता होना चाहिए भारत आज भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है, और काफ़ी बड़े पैमाने पर सब्सिडी भारत को राष्ट्रमंडल से मिलती है। कोई अधिकार नहीं है ब्रिटेन का भारत पर, यह मत समझिए राष्ट्रमंडल सदस्य होने पर कोई अधिकार है, तो कुछ नहीं है। बस एक राष्ट्रमंडल सदस्य होने का मतलब ये होता है कि भारत को सब्सिडी के रूप में राष्ट्रमंडल से बहुत बड़ी सहायता मिलती है, आर्थिक सामाजिक रूप से काफ़ी सहायता मिलती है। यदि भारत चाहे तो इसकी सदस्यता कभी भी त्याग सकता है। तो उन्होंने शर्त रखी थी कि राष्ट्रमंडल का सदस्य रहने या त्यागने का अधिकार। पाँचवा पॉइंट है, दोनों का एक एक अलग अलग गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल के सलाह पे होगी। छठा पॉइंट है, प्रत्येक डोमिनियंस के लिए एक पृथक विधानमंडल होगा, जिसे कानून बनाने का अधिकार होगा। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश सरकार का उन पर कोई अधिकार नहीं होगा और ना ही उनका कोई कानून लागू होगा। 7वां पॉइंट है, भारत मंत्री का जो पद था वो समाप्त कर दिया जाएगा। 8वां पॉइंट है, संविधान निर्माण तक शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगी, परंतु इन पर गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नर का कोई विशेषाधिकार नहीं रहेगा। 9वां पॉइंट है, 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश सरकार को देसी रियासतों पर सर्वोच्चता समाप्त कर दी जाएगी। देसी रियासतें, 10वां पॉइंट है, देसी रियासतें नवीन अधिराज्यों से अपने राजनीतिक संबंध स्थापित करने में स्वतंत्र रहेंगी। वह इच्छा के अनुसार चाहे तो भारत में या चाहे तो पाकिस्तान में अपना विलय कर सकेंगी, और यदि वो नहीं चाहती हैं विलय करना तो वो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। 10वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, डोमिनियंस की सरकार के लिए अस्थायी उपबंध के द्वारा दोनों संविधान सभाओं को संसद का दर्जा तथा डोमिनियंस विधानमंडल की पूरी शक्तियां प्रदान की गईं। 11वां पॉइंट, भारतीय नागरिक सेवाओं के सदस्य अधिकारों को बनाए रखा जाएगा। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक का भारत का राजनैतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक उपनिवेशिक राज्य के रूप में रहेगा। कांग्रेस के सुझाव पर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया और पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना साहब को बनाया गया।
प्रथम पीएम जवाहरलाल नेहरू जी बने और प्रथम पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली जी बने। ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्र पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते चलिए, एक एक पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, तो आप लोग नोट करते चलिए। आज मैं 1945 तक आप लोगों को पढ़ाया हूँ और एक रिव्यू में आज रिव्यू सेशन लाया हुआ हूँ। 1773 रिलेटिंग एक्ट में सबसे ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, द्वैध शासन की शुरुआत। 1813 चार्टर एक्ट, पहली बार भारतीयों की शिक्षा हेतु 1 लाख रुपये व्यय करने की व्यवस्था। 1833 चार्टर एक्ट, भारत का कंपनी व्यापार से एकाधिकार समाप्त। गवर्नर जनरल और उनकी और विधि सदस्य के रूप में 14 सदस्य शामिल हुआ। 1853 अंतिम चार्टर एक्ट। 1858 भारत परिषद अधिनियम। भारत इसमें क्या था, भारत प्रशासन का अधिकार ब्रिटिश क्राउन के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। भारत मंत्री और सचिव की व्यवस्था। 1861 में क्या था, पोर्टफोलियो पद्धति विभागीय और मंत्रिमंडल प्रणाली की नींव रखी गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। 1892 में पहली बार विधान परिषद से बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, गत विभाजन का अधिकार नहीं मिला। 1909 भारत परिषद अधिनियम, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य था मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की सुविधा। 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसमें क्या था, द्विसदनीय व्यवस्था की गई। 1935 भारत शासन अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, प्रांत की स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। 1945 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत को पूर्ण तरीके स्वतंत्रता मिल गई। तो एक बार फिर से 1773 से 1945 का ये सेशन मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। मित्रों, भारत का संविधान भी एक दृष्टि में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आज हम बात करेंगे अंतरिम मंत्रिमंडल के मंत्री व उनसे संबंधित विभाग। तो जवाहरलाल नेहरू का क्या विभाग मिला था अंतरिम मंत्रिमंडल में? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेशी मामले तराश मंडल से संबंधित थे। वल्लभ भाई पटेल जी गृह मंत्री, सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह जी रक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री थे। C राजगोपालाचारी शिक्षा से संबंधित थे। C.H. भाभा कार्य खान एवं बंदरगाह के मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि संबंधित थे। IAS 2006 में पूछा गया प्रश्न है। आसफ अली जी रेलवे विभाग से संबंधित थे। जगजीवन राम जी श्रम विभाग से संबंधित थे। लियाकत अली खान जी वित्त से संबंधित थे। I चुंदरीगर वाणिज्य संबंधित थे। अब्दुल रब नस्तर संचार संबंधित थे। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि संबंधित थे। गजांतर अली खान स्वास्थ्य संबंधित थे। एक प्रश्न निकल के आएगा आपके सामने, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अभी हाल ही में टेट एग्जाम में बड़ा विवाद हुआ था इस प्रश्न को लेके। अस्थायी अध्यक्ष, उसमें पूछा गया था संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी का नाम नहीं लिया गया था। तो पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, ना अस्थायी पूछा जा रहा है, ना अस्थायी पूछा जा रहा है। पहला अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद को ही माना जाएगा। 11 दिसंबर 1948 की बात मैं करूंगा, जो कि संविधान सभा के बनने के बाद जो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद को बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष एक दिन के लिए बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध नेता थे वो, उनके सम्मान के लिए उनको बनाया गया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और उपाध्यक्ष थे हरीशचंद्र मुखर्जी, जिसको SC मुखर्जी के नाम से भी जाना जाता है। 13 दिसंबर पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। 8 दिन के व्यापक विचार विमर्श के बाद उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। किसी किताब में नहीं मिलेगा, मैंने बहुत एनालिसिस के बाद ये निकाला है। 8 दिन विचार विमर्श चला था, उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। 22 दिसंबर को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। 1945 3 जून 1945 पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। 29 अगस्त प्रारूप समिति गठन किया गया। डॉक्टर अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया और अन्य सदस्यों में आयंगर, अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद अली सादुल्ला, N माधवराव, DP खेतान जी की मृत्यु के बाद 1948 में इनकी मृत्यु की जगह कृष्णामचारी, क्या नाम था, कृष्णामचारी जी को बनाया गया। अक्टूबर 1945 परामर्श कमेटी ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहला प्रारूप कब तैयार किया? अक्टूबर 1945 में तैयार किया। प्रारूप कमेटी को इसका परीक्षण करने एवं संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया। BN राव संवैधानिक सलाहकार, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। BN राव संवैधानिक सलाहकार द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। 1948 21 फरवरी 1948 को
प्रारूप कमेटी ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को पेश की। 4 नवंबर को पहला इस पर वाचन किया गया जो 9 नवंबर तक चला। फिर 15 नवंबर को दूसरा वाचन हुआ जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। फिर 14 नवंबर को तीसरा वाचन हुआ जो 26 नवंबर 1949 तक चला। फिर 26 नवंबर को 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उपस्थित थे। उन सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया और उसी दिन से संविधान के कुल 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए और वह अनुच्छेद थे 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392 एवं 393 और 1949 में ही राष्ट्रमंडल की सदस्यता के लिए भारत ने अपना अनुमोदन कर दिया। 1950 24 जनवरी संविधान सभा की अंतिम बैठक। 24 जनवरी भारत का राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया। 24 जनवरी संविधान सभा वितरित एवं अंतरिम संसद में परिवर्तन किया गया और 24 जनवरी को राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चयनित किए गए। 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो गया। निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, कुल 11 सत्र का आयोजन हुआ था। संविधान प्रारूप पर चर्चा चली थी कुल 114 दिन। तत्कालीन मुद्रा मूल्य में लगभग खर्चा हुआ था 64 लाख रुपया। कुल 22 समितियों का गठन हुआ था, इसमें 10 प्रक्रियात्मक थी, 12 विषयात्मक। 22 समितियां का गठन हुआ था, 10 प्रक्रिया करती थी और प्रक्रिया में लगी होती थी और 22 सब्जेक्ट बनाती थी। तो मित्रों, आज मैंने संविधान का पिछला इतिहास पिछली वीडियो को मिला के और आज के वीडियो को मिला के समाप्त कर दिया है। अब सेशन शुरू का प्रस्तावना के बाद संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्लास चलती रहेगी। तो कल का दिन है बृहस्पतिवार। कल आपको मैं पढ़ाऊंगा भारतीय इतिहास, आयुर्वेदिक काल में क्या हुआ था, उसके आगे आयुर्वेदिक से कंटिन्यू करूंगा। तो कल की क्लास इतिहास की होगी, कतई मिस न करें। और मित्रों, बार बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्यूचर IAS एकेडमी की टीम के साथ जोड़ने का प्रयास करें। और आज जब तक फ्यूचर IAS एकेडमी है, जब तक मैं हूँ, क्लास आपको फ्री ऑफ कास्ट ही मिलेगी। UPSC और PSC के बच्चों को RD 12 फ्री ऑफ कास्ट ही समय समझाता रहूँगा। और जो भी दिक्कतें हैं वो आप लोग मेरे WhatsApp नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और जिनको NCERT नहीं चाहिए थी, आज 27 बच्चे NCERT यहाँ से लेके गए हैं। और बाकी जिन बच्चों को और NCERT चाहिए वो मुझे WhatsApp पे अपना बताए कि सर मुझे NCERT चाहिए, वो उनकी NCERT लखनऊ से मंगवा दूँगा। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आज के वीडियो के लिए। और आज जिन बच्चों ने मुझे कमेंट किया है, WhatsApp पे प्रश्नों का उत्तर भेजा है, उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।